आज मैं आपको मेरे और मेरे भाई के साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची और बहुत ही भयानक घटना बताने वाला हूँ। ये घटना उस समय की है जब मैं 11 साल का और मेरा भाई 9 साल का था। वैसे अभी मेरी उम्र 27 साल है। तो बात यह है कि मेरे परिवार में सिर्फ 4 लोग हैं। मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरा छोटा भाई। तो आज से सालों पहले जब मैं 11 साल का था, तब एक बार मेरे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। तो छुट्टियों में मेरी मम्मी मुझे और मेरे भाई को मेरे नाना नानी के घर लेकर गई थी। मेरे नाना नानी का घर शहर से काफ़ी दूर एक गांव में पड़ता है। वैसे तो मैं पहले भी कई बार अपने नाना नानी के घर जा चुका हूं, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि अब की बार मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो बात यह है कि एक बार मैंने अपने नाना नानी को अपनी मम्मी से किसी भूतिया घर के बारे में बात करते हुए सुना। मेरे नाना मेरी मम्मी से कह रहे थे कि बच्चों को कभी भी उस भूतिया घर के पास मत जाने देना। उस घर में एक चुड़ैल का वास है। अपने नाना नानी और मम्मी की ये सारी बातें मैंने सुन ली थी और अब मेरा मन उस घर में जाने को हो रहा था। मैं उस चुड़ैल को अपनी आंखों से देखना चाहता था और इसीलिए मैंने अपने गांव के ही कुछ दोस्तों से उस भूतिया घर के बारे में जानकारी जुटा ली। मैं वैसे भी हर रोज़ दिन भर घर के बाहर खेलता रहता था और इसी तरह एक बार खेलते खेलते मैं और मेरा भाई उस भूतिया घर की तरफ चले गए। वो भूतिया घर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था और थोड़ी देर में हम दोनों उस भूतिया घर के पास पहुंच गए। उस घर के पास पहुंचकर हमने देखा कि वो घर बिल्कुल टूटा फूटा खंडहर जैसा था। वो घर दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। फिर थोड़ी देर उस घर को देखने के बाद मैं और मेरा भाई उस घर के अंदर चले गए। उस घर के अंदर जाते ही हमें अजीब सी घुटन होने लगी, लेकिन फिर भी मैं और मेरा भाई उस घर के अंदर चहलकदमी करते रहे। थोड़ी देर के बाद ही अचानक से हमें ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई बहुत ही ऊंचाई से उस घर के पास में कूदा हो। वो आवाज़ सुनकर हम दोनों घबरा गए और तुरंत ही हम दोनों उस घर से बाहर भागने लगे। तभी उस घर से बाहर निकलने के चक्कर में मेरा भाई नीचे गिर पड़ा। ये देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया। फिर मैं अपने भाई को उठाने की कोशिश करने लगा, पर हैरानी की बात ये थी कि मेरा भाई अब बहुत ही ज़्यादा भारी हो चुका था। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर मैंने डर के मारे हनुमान जी का नाम लेना शुरू कर दिया। हनुमान जी का नाम लेते ही मेरा भाई वापस से नॉर्मल हो गया। फिर मैंने तुरंत अपने भाई को उठाया और उस मनहूस घर से बाहर निकल आया। इसके बाद हम दोनों वापस अपने घर चले गए। हम दोनों उस हादसे से बहुत डरे हुए थे, पर तब भी हमने ये बात अपने घर के किसी भी सदस्य को नहीं बताई। फिर रात होते ही हम सब खाना खाकर सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। गाँव में सभी लोग रात को बहुत जल्दी खाना खाकर सो जाते हैं, इसीलिए हम भी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों साथ में एक अलग कमरे में सोते थे। हमारा वो कमरा पहली मंजिल पर था और साथ ही हमारे बेड से कुछ दूर पर ही एक खिड़की थी, जहाँ से हमें घर के बाहर का नज़ारा साफ साफ दिखाई देता था। तो रात को जैसे ही हम दोनों भाई सोने लगे, वैसे ही हमें अपनी खिड़की के पास एक हल्की सी खट की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनकर मैं उस खिड़की की तरफ देखने लगा और फिर खिड़की से बाहर का नज़ारा देखकर मेरी जान मेरे हलक में आ गई। दरअसल मैंने देखा कि एक लंबा सा काला साया, जो कि किसी औरत का साया लग रहा था, उस खिड़की के बाहर हवा में तैर रहा था। उस साये की आँख, नाक, मुंह कुछ भी नहीं था। वो बस एक लंबी परछाई जैसा लग रहा था। उस परछाई को देखकर डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई थी। फिर जैसे ही मैं डर के मारे चिल्लाने वाला था, वैसे ही मुझे अपने कानों में किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी। चिल्लाना मत, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतनी बात सुनते ही डर के मारे मैं बेहोश हो गया। फिर सीधा अगले दिन मुझे होश आया। होश आने पर मैंने देखा कि मेरे घर वाले मुझे चारों तरफ से घेर कर खड़े हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर मैंने अपनी मम्मी को उस भूतिया घर में जाने वाली बात बता दी। ये बात सुनते ही मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। इसके बाद मम्मी मुझे एक बाबा के पास ले गई, जिन्होंने मुझ पे झाड़ फूंक किया और फिर उसके बाद वो भयानक औरत मुझे कभी नहीं दिखी। ये थी पहली हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और हॉरर स्टोरी। मेरा नाम विकल्प है। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको अपने साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना तब की है जब मैं सिर्फ 14 साल का था। अभी मैं 25 साल का हूँ। तो बात यह है कि हमारे यहाँ होली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस त्यौहार को और भी रोमांचक बनाने के लिए हमारे यहाँ एक कंपटीशन किया जाता है।
कंपटीशन ये होता है कि जिस जगह की होलिका की लकड़ी में होलिका दहन के बाद सबसे ज़्यादा दिनों तक आग रहेगी, उस होलिका को लगाने वाले लोग कंपटीशन जीत जाएंगे। इस कंपटीशन का फ़ायदा ये होता है कि जीतने वाली टीम को अगले साल होलिका दहन के लिए ज़्यादा चंदा मिल जाता है। इस बार भी होली में सब कुछ सही हुआ, लेकिन होलिका दहन और होली खेले जाने के अगले दिन हमारे ग्रुप के हेड, जिनका नाम राकेश है, उन्होंने हमें उसी मैदान के बाहर बुलाया जहाँ पे होलिका जलाई जाती है और जहाँ हम लोग होली खेलते हैं। तो जब मैं और मेरे दोस्त उस मैदान पे पहुँचे तो राकेश भैया ने हमसे कहा, आज से कोई भी इस मैदान में कदम नहीं रखेगा और साथ ही अब कुछ दिन तक तुम सब अपने घर से बाहर भी मत निकलना। राकेश भैया की ये बात सुनकर हम सब बिल्कुल हैरान रह गए। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ राकेश भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हमारी बात का उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर हम सब वहाँ से अपने अपने घर चले गए। लेकिन घर आने के बाद भी मुझे राकेश भैया की बातें याद आ रही थी। मैं सोच रहा था कि आखिर राकेश भैया ने हम लोगों से ऐसा क्यों कहा होगा। मुझे पूरी बात जानने की इच्छा हो रही थी, इसीलिए मैं राकेश भैया के घर चला गया। घर जाकर मैंने राकेश भैया से पूछ लिया कि आखिर उन्होंने हम सबको मैदान में जाने से क्यों मना किया है। आखिर ऐसी क्या बात है जो वो हमसे छुपा रहे हैं। मेरी बात पर राकेश भैया ने कहा कि देखो विकल्प, मैं तुमसे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन बाकी लोगों के सामने मैं ये बात बता भी नहीं सकता था। फिर राकेश भैया ने मुझे सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि ये बात होलिका दहन की अगली रात की है। मैं आराम से अपने कमरे में सो रहा था और मेरी आदत है कि मैं अपने साथ एक मटके में पानी रख के सोता हूँ, ताकि अगर रात को कभी मुझे प्यास लगे तो मुझे आसानी से पानी मिल जाए। तो उस रात हुआ ये कि मैं आराम से अपने कमरे में सो रहा था कि तभी रात को अचानक से मुझे बहुत भयानक प्यास लगने लगी। फिर मैं उठकर मटके से पानी पीने लगा। मुझे इतनी तेज़ प्यास लगी हुई थी कि मैं मटके का सारा पानी पी गया, पर इसके बाद भी मेरी प्यास शांत नहीं हुई। फिर मैं दूसरे कमरे में पानी ढूंढने चला गया। उस कमरे में मेरे पापा सो रहे थे। तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने अपने पापा का गला दबाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ऊपर मेरा कोई कंट्रोल ही ना हो। मैं बहुत ज़ोर से पापा का गला दबा रहा था कि तभी एक झटके से मेरी नींद खुल गई। तब मेरी समझ में आया कि ये सब बस एक डरावना सपना था। फिर बाद में जब मैं पानी पीने गया तो मैंने देखा कि वो मटका सच में पूरी तरह से खाली था। ये देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया। इसके बाद मैं वापस से सो गया। पर बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, बल्कि अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने पाया कि मेरे दोनों पैरों की चप्पलें गायब हैं। मैंने अपनी चप्पल पूरे घर में ढूंढी, लेकिन मुझे मेरी चप्पलें कहीं नहीं मिली। इसके बाद मैं पापा की चप्पल पहनकर कुछ सामान लेने के लिए घर के बाहर गया तो रास्ते में ही वो मैदान पड़ता है जहाँ पर होलिका जलाई जाती है। तो मैंने देखा कि उस मैदान में मेरी दोनों चप्पलें रखी हुई हैं और उन पर नींबू, मिर्ची, लौंग और आटे से कोई आकृति बनी हुई है। ये देखकर मैं समझ गया कि किसी ने मेरी चप्पलों के जरिए मेरे ऊपर कोई टोटका किया था। फिर मैं तुरंत दूध लेकर आया और अपनी चप्पलों को मैंने दूध से धो दिया और फिर मैंने अपने चप्पलों में आग लगा दी। इसी के बाद मैंने तुम सबको उस मैदान में जाने से मना किया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई चोरी छिपे उस मैदान में लोगों के ऊपर जादू टोना कर रहा है। राकेश भैया की ये बात सुन के मैं बहुत ज़्यादा डर गया। फिर मैं सीधा अपने घर चला गया। इसके बाद रात को मैं खाना खाकर सो गया। आप सबको मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि जिस मैदान में होलिका जली थी और जहाँ पर राकेश भैया को उनकी चप्पलें मिली थीं, वो मैदान मेरे घर से थोड़ी दूरी पर ही है और मेरे कमरे की खिड़की से वो मैदान बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। तो रात को जब मैं अपने कमरे में सो रहा था तभी अचानक से रात के 2 बजे मेरी नींद खुल गई। नींद खुलते ही मुझे सामने वाले मैदान में जादू टोना किए जाने की बात याद आ गई। तो मैं अपने कमरे की खिड़की से उस मैदान की तरफ देखने लगा। फिर मैंने देखा कि मैदान के अंदर आग जल रही है। वो आग देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैं जानता था कि इतने दिनों तक होलिका की लकड़ी नहीं जलती है। पर मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं चुपचाप जाकर अपने बेड पे सो गया। फिर मैंने अगले दिन मैदान में जाकर देखा तो पाया कि वहाँ पर किसी तरह की पूजा पाठ की गई थी। वो सब देखकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कौन है जो इस मैदान में पूजा पाठ कर रहा है। खैर, मैंने इस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप घर चला गया। फिर अगली रात को 2 बजे दोबारा मेरी नींद खुल गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से उस मैदान में देखा जाए कि क्या अब भी वहाँ आग जल रही है या नहीं। यही सोचकर मैं अपनी खिड़की के पास गया और मैदान की तरफ देखने लगा।
फिर मैंने देखा कि मैदान में एक जगह आग जल रही है और उस आग के सामने दो औरतें बैठी हुई हैं। वो दोनों औरतें काले कपड़े पहनी हुई थीं और वो बहुत ही अजीब तरीके से आग के सामने हिल रही थीं। उन दोनों औरतों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। फिर मैं चुपके से दबे पांव अपनी छत पर चला गया ताकि मैं उन औरतों को सही से देख सकूं और वो मुझे ना देख सकें। मैं अपनी छत पे बिल्कुल चुपके से बैठकर उन औरतों को देख रहा था कि तभी अचानक से वो दोनों औरतें एक साथ मेरी तरफ देखने लगीं। ये देखकर मैं बहुत डर गया। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर इन औरतों को पता कैसे चला कि मैं इनको देख रहा हूँ। ये बिल्कुल नामुमकिन था। ये सब देख के मैं बहुत डर गया। फिर मैं भागकर सीधा अपने कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचते ही मैंने राकेश भैया को कॉल करके सारी बात बता दी। तो मेरी बात सुन के उन्होंने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि तुम जल्दी से भागकर अपने मम्मी पापा को जगाओ, वरना तुम्हारे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। इसके बाद मैं भागकर खिड़की के पास गया और दोबारा मैदान की तरफ देखने लगा। तो मैंने देखा कि अब वो दोनों औरतें वहाँ पर नहीं थीं। मैंने ये बात भी कॉल पे राकेश भैया को बता दी। तो मेरी बात पे उन्होंने कहा कि वो दोनों औरतें कोई इंसान नहीं हैं, बल्कि वो डायन हैं। वो डायन उस मैदान में जादू टोना करके लोगों को परेशान कर रही हैं। तुम जल्दी से अपने घर वालों को जगा लो, वरना बहुत परेशानी हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही मैं भागकर अपने मम्मी पापा को जगाने के लिए उनके कमरे की तरफ गया, वैसे ही मैंने देखा कि उन दोनों में से एक औरत मेरे घर के गेट पर बहुत ही अजीब तरीके से लटकी हुई है। ये देखकर मेरा डर के मारे बहुत बुरा हाल हो गया। फिर मैं तुरंत ही चिल्ला के अपने घर वालों को जगाने लगा। शोर शराबा सुन के मेरे घर वालों के साथ ही मेरे आस पड़ोस के भी कुछ लोग उठ गए और उन सब ने भी उस डायन को मेरे घर के गेट पर लटकते हुए देखा। फिर ज़्यादा लोगों के जमा होते ही वो डायन भी मेरे गेट से कूद गई और बहुत ही तेज रफ्तार से भागकर वो वहाँ से चली गई। उस डायन के कूदने पर बहुत तेज धम्म की आवाज़ हुई थी। ऐसा लगा था जैसे कोई बहुत ही भारी इंसान कूदा हो। और साथ ही वो डायन जब वहाँ से भागकर जा रही थी, तब भी उसके कदमों की आवाज़ बहुत ही तेज आ रही थी। आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे उस डायन का वजन कई 100 किलो का रहा होगा। इस घटना की हमारे इलाके में बहुत चर्चा हुई थी और इस घटना के बाद उस मैदान को भी ईंटों से दीवार बनाकर बंद कर दिया गया। आज तक वो मैदान बंद ही है। ना किसी ने उस मैदान को खरीदा और ना ही वहाँ कोई मकान बना। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है।